ऐसे केसेस की बातें कर लेते हैं फटाफट, जहाँ पर डिफरेंट केसेस हैं, जहाँ पर रेजिडेंशियल स्टेटस एक डिफरेंट तरीके से चेक होता है, यानी यहाँ पर सिर्फ एक ही कंडीशन चेक की जाती है, ग्रेटर देन इक्वल टू 182 डेज़ वाली। 3 केस हैं, 5 केस हैं एक्चुअली। 2 केस ऐसे हैं जो कि जब इसमें इंडिया से बाहर जा रहा हो कोई बंदा। एक केस ऐसा है जब किसी भी कंट्री में वो टैक्सेबल ना हो, इंडियन सिटीजन। और 2 केस ऐसे हैं, इंडियन सिटीजन या फिर इंडियन ओरिजिन का बंदा हो, और जब वो केस में इंडिया में आ रहा है, बाहर से इंडिया में अंदर आ रहा हो। ठीक है, 2 केस हैं जब इंडिया से बाहर जा रहा हो, तो उस केस में रेजिडेंशियल स्टेटस कैसे चेक करते हैं। देखो, ये इंडिया से बाहर जा रहा है, ये जा रहा है एरोप्लेन में, एम्प्लॉयमेंट स्टेटस है। और ये है दूसरा केस है कि इंडिया से बाहर जा रहा है शिप में, एज ए मेंबर ऑफ द क्रू ऑफ द शिप जा रहा है। ठीक है, अब ये 2 केस हैं। इस केस में क्या होगा कि हम इस केस में सिर्फ एक ही कंडीशन चेक करेंगे कि उसका जो 182 डेज़ या उससे ज़्यादा इंडिया में रहा हो तो वो रेजिडेंट बन जाएगा। इन केस ऑफ मेंबर ऑफ क्रू ऑफ द शिप, ठीक है, तो उसका डेज़ इन इंडिया कैसे काउंट करेंगे, डेज़ इन इंडिया में कैसे कैलकुलेट करें। 365 डेज़ माइनस डेट ऑफ साइनिंग ऑफ, डेट ब्रैकेट देखो ब्रैकेट लगा हुआ है, डेट ऑफ साइनिंग ऑफ माइनस डेट ऑफ ज्वाइनिंग, ये कैलकुलेट करेंगे और उसको 365 डेज से माइनस कर देंगे तो वो अपने आ जाएंगे डेज़ इन इंडिया। देखो, इस पर्टिकुलर पर्पज़ के लिए जो 12 नॉटिकल माइल के अंदर भी है, अगर वो शिप चला रहा है तो उसको भी हम आउटसाइड इंडिया ही मानते हैं। उसी के हिसाब से कैलकुलेशन चलती है हमारी डेज़ इन इंडिया। ठीक है, तो वो ये मानते हैं हम। ठीक है, तो ये अगर डेज़ इन इंडिया ग्रेटर देन इक्वल टू 182 रेजिडेंट बन जाता है। दूसरी कंडीशन हमें नहीं देखनी, तो सिर्फ यही कंडीशन देखनी होती है, ग्रेटर देन इक्वल टू 182 डेज़। ठीक है, ये तो एम्प्लॉयमेंट पर्पज़ के लिए जा रहा है, तब भी उसके इसमें भी सेम। और अगर मेंबर ऑफ क्रू ऑफ द शिप है, एज ए मेंबर ऑफ द क्रू ऑफ इंडियन शिप है, तब भी ये वाला केस यानी सिर्फ 182 डेज़ चेक करते हैं। एक केस ऐसा है जब कि किसी भी कंट्री में वो टैक्सेबल नहीं है। जब किसी भी कंपनी में टैक्सेबल नहीं है तो सरकार क्या कहती है कि वो डीम्ड रेजिडेंट नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट ये बन जाएगा, चाहे वो इंडिया में एक दिन भी ना रहा हो बंदा, चाहे वो इंडिया में एक दिन भी नहीं रहा, लेकिन वो इंडियन सिटीजन है ना, और किसी भी कंट्री में वो टैक्सेबल नहीं है, तो वो डीम्ड रेजिडेंट बन जाएगा। चाहे, ठीक है, किसी भी कंट्री में टैक्सेबल नहीं है तो वो डीम्ड रेजिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट बन जाएगा। अब इंडियन सिटीजन और इंडियन ओरिजिन जब बाहर से अंदर आ रहे हैं, ठीक है, और ये फॉरेन सोर्स की इनकम को छोड़कर उसकी इनकम जो है, टोटल इनकम जो है वो लेस देन इक्वल टू 15 लाख है। टोटल इनकम एक्सेप्ट फॉरेन सोर्स इनकम, इसको छोड़ सिर्फ मतलब यहीं की जो इनकम है वो 15 लाख या उससे कम है, तो तभी एक ही कंडीशन चेक करनी है कि ग्रेटर देन इक्वल टू 182 डेज है तो रेजिडेंट बन जाएगा। अब बाहर से आ रहा है इंडिया, आ रहा है और टोटल इनकम ग्रेटर देन 15 लाख है, एक्सेप्ट फॉरेन सोर्स इनकम। फॉरेन सोर्स की इनकम छोड़कर जो उसकी टोटल इनकम है वो 15 लाख से ज़्यादा है। 15 लाख से अगर ज़्यादा है तो इस केस में वो ये कहते हैं कि ज़्यादा है ना तुम्हारी इनकम, तो 2 कंडीशन चेक कर लेंगे। एक तो ग्रेटर देन इक्वल टू 182 डेज़ वाली चेक कर ही लेंगे, साथ में एक और कंडीशन चेक कर लेंगे, या ये नहीं हो रही तो दूसरी कंडीशन देख लेंगे भैया, क्योंकि ये तुम्हारी इनकम ज़्यादा है तो हम चाहते हैं कि तुम्हारे ऊपर टैक्स लगा दें हम इसके ऊपर। तो कैसे करेंगे, उसके बाद कंडीशन चेक करेंगे, ग्रेटर देन इक्वल टू 120 डेज़ इन प्रीवियस ईयर में रहा है वो चेक करेंगे। साथ ही साथ वो क्या देखेंगे, कंडीशन देखेंगे और देखेंगे कि 365 डेज़ इन द 4 ईयर बिफोर द रेलेवेंट प्रीवियस ईयर वो अगर इंडिया में रहा है, ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है, तो उस केस में वो क्या बन जाएगा, तो उस केस में वो अपना रेजिडेंट बन जाएगा। बट रेजिडेंट कैसा बनेगा, डीम्ड रेजिडेंट नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट बनेगा। समझ में आई बात। अगर इस केस में रेजिडेंट बनता है तो वो डीम्ड नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट बनेगा। यहाँ पर भी डीम्ड नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट बनेगा जब वो किसी भी कंट्री में टैक्सेबल नहीं है, सिर्फ इंडिया में टैक्सेबल है, तब भी डीम्ड नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट बनेगा, चाहे वो इंडिया में एक दिन भी ना रहा हो। इस केस में 182 डेज़ चेक करते हैं सिर्फ, इस केस में कुछ भी चेक नहीं करते हैं। और इन दोनों केसेस में सिर्फ 182 डेज़ चेक करते हैं जब इंडिया से बाहर जा रहा है क्रूज़ का मेंबर बन के या एम्प्लॉयमेंट के लिए, और इसके इसमें फ़ॉरेन से आ रहा है 15 लाख से कम लेकर आ रहा है तब भी 182, 15 लाख से ज़्यादा लेकर आ रहा है तो 2 कंडीशन चेक कर लेंगे। एक तो कर लेंगे 182 डे वाली, 182 इक्वल टू और ग्रेटर देन 182 डेज इन द प्रीवियस वाली कंडीशन, या फिर चेक करेंगे 2 कंडीशन में दोनों के दोनों 120 डेज़ होना चाहिए इन द प्रीवियस ईयर, या प्लस साथ ही साथ एंड 365 डेज़ इन द 4 ईयर्स प्रोसीडिंग द रेलिवेंट प्रीवियस ईयर। ठीक है, अगर रेजिडेंट है तो डीम्ड नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट बनेगा। ठीक है, आगे चलते हैं। इंडियन ओरिजिन का है तो
इंडियन ओरिजिन का मतलब क्या होता है? इंडियन ओरिजिन का मतलब होता है कि जो उसके पेरेंट्स या ग्रैंड पेरेंट्स जो होते हैं बोथ उनका बर्थ जो हुआ है एंड अनडिवाइडेड इंडिया में हुआ है, यानी बांग्लादेश, इंडिया या पाकिस्तान में हुआ हो, तो वो इंडियन ओरिजिन का कहलाता है। क्या कहलाता है? इंडियन ओरिजिन का कहलाता है। अब इंडियन सिटीजन क्या होता है? इंडियन सिटीजन क्या होता है? सिटीजन ऑफ इंडिया भी कहते हैं, COI कहते हैं उसको, सिटीजन ऑफ इंडिया। अब इसमें 3 बातें होती हैं हमारी, 3 डेट्स हैं हमारी। 26 जनवरी 1950, 26 जनवरी 1950 जब संविधान बना था, तब से लेकर लेस देन 1/7/1987 के बीच में बाय बर्थ किसी का भी हुआ है, इसके बीच में बर्थ हो गया किसी का भी, तो वो बन जाएगा इंडियन सिटीजन। ठीक है, उसके बाद चलते हैं कि अगर ग्रेटर देन इक्वल टू 1/7/1987, ग्रेटर देन इक्वल टू 1/7/87 से लेकर 31 दिसंबर 2004 में क्या आया था? अपना न्यू पेंशन स्कीम आ गई थी ना, लेकिन आई तो अप्रैल में थी, लेकिन हम एज्यूम कर लो उस साल को याद कर लो और मंथ लास्ट में 31 दिसंबर 2004 तक, 31 दिसंबर 2004 तक अगर एनी ईदर ऑफ द पेरेंट्स जो है वो सिटीजन ऑफ इंडिया बाय बर्थ है, तो भी वो इंडियन सिटीजन माना जाएगा। और अगर उसके बाद 31 दिसंबर 2004 या उसके बाद से लेकर टिल डेट बोथ द पेरेंट्स अगर सिटीजन ऑफ इंडिया है तो ही आपको बाय बर्थ, बोथ द पेरेंट्स आर सिटीजन ऑफ इंडिया बाय बर्थ, तो ही आपको क्या माना जाएगा? इंडियन सिटीजन माना जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं फटाफट। देखो सेक्शन 5 पर आ जाते हैं। सेक्शन 5 क्या कहता है कि टैक्स कब नहीं लगेगा, कब लगेगा? टैक्स कब लगेगा? अगर रेजिडेंट ऑर्डिनरी रेजिडेंट है तो आपकी पूरी की पूरी इनकम ही टैक्सेबल हो जाएगी। ग्लोबल इनकम इज टैक्सेबल। इसका मतलब है कि मतलब इंडिया में जो आ रही है वो तो टैक्स, सरकार यहाँ खड़ी, देखो सरकार यहाँ खड़ी है, इंडिया में कुछ भी कर रहे हैं तो टैक्स ले ही लेगी। बाहर से भी कुछ आ रहा है तो उसके ऊपर भी टैक्स ले लेगी। रेजिडेंट नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट के केस में एक्री और अराइज इन इंडिया में हुआ हो, एक्री और अराइज इन इंडिया में हुआ है, या फिर बाहर की भी कोई इनकम है, बाहर की कोई इनकम है फॉर द बिजनेस सेटअप इन इंडिया, बिजनेस सेटअप इन इंडिया में किया है, और तो बाहर की भी जो इनकम होगी, आउटसाइड इंडिया की भी जो इनकम होगी वो भी टैक्सेबल हो जाएगी। समझिए मेरी बात। अगर बाहर बिजनेस सेटअप इन इंडिया है तो रेजिडेंट नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट के लिए अगर बिजनेस सेटअप इंडिया में है तो वो भी इनकम सारी चाहे आउटसाइड इंडिया ही एक्री और राइज हुई होगी वो भी टैक्सेबल हो जाएगी। नॉन रेजिडेंट के केस में सिर्फ और सिर्फ एक्री और राइज इन इंडिया में हुआ होगा तभी वो टैक्सेबल होगी। बाहर एक्री और राइज हुआ होगा तो उससे कोई लेना देना नहीं है, तो उस पर टैक्स नहीं लगा ही नहीं सकते हो। ठीक है, तो सिर्फ इंडिया में अगर एक्री राइज हुई है नॉन रेजिडेंट के केस में तो टैक्सेबल होगी। नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट के केस में इंडिया में एक्री राइज हुई है या बाहर भी हुई हो फ्रॉम द बिजनेस सेटअप इन इंडिया तो भी टैक्सेबल हो जाएगी। और रेजिडेंट ऑर्डिनरी रेजिडेंट तो बेचारे उनको तो टैक्स देना ही पड़ेगा, चाहे जो मर्जी हो जाए, जहाँ मर्जी एक्री राइज हो। किस केस में टैक्स नहीं देना पड़ेगा? पास्ट अनटैक्स्ड प्रॉफिट, पास्ट अनटैक्स्ड प्रॉफिट के केस में आपको टैक्स नहीं देना है। इसके अलावा सेक्शन 10 में जो एग्रीकल्चरल इनकम है उनको भी टैक्स नहीं देना है। और इसके अलावा इनकम रेमिटेड टू इंडिया, रेमिट किया हो इंडिया में, वहाँ पर उसने इनकम कमाई है और बाद में रेमिट की है, ठीक है, दैट इज़ नॉट अर्नड बट इट इज़ सेइंग रेमिटेड की है, बाद में भेजी है, वहाँ आपने उसने कर ली, वहाँ पर एक्री होगी या राइज होगी है, उसको रेमिट की है आगे, वो भी टैक्सेबल नहीं होगी। ठीक है, आगे चलते हैं सेक्शन 9 को देख लेते हैं। सेक्शन 9 कहता है कि डीम्ड टू बी इनकम, डीम्ड टू बी एक्री और राइज इन इंडिया, इसमें डीम्ड मान लिया जाएगा भाई ये इंडिया में एक्री हुई है, राइज हुई है। कैसे, कौन सी इनकम है? सैलरी इनकम। ये जो सैलरी इनकम है जो मेरे दे रही है सैलरी इनकम फॉर द सर्विस रेंडर्ड इन इंडिया, जो भी सर्विस रेंडर्ड की है इस बंदे ने इंडिया में, तो उसको एक मान लेंगे कि वो डीम्ड टू बी एक्री राइज इन इंडिया मान लेंगे इसको। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने कोई सैलरी पे की है टू द सिटीजन ऑफ इंडिया को एक्सेप्ट अलाउंसेज एंड पर्क्स, चाहे बाहर ही किया है तो वो भी हमारा क्या बन जाएगा हमारा डीम्ड इनकम डीम्ड टू बी एक्री और राइज इन इंडिया माना जाएगा। देखिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है, सैलरी पे कर रही है इस बंदे को एक्सेप्ट पर्क्स एंड अलाउंसेस, तो ये हमारी डीम्ड क्या बन जाएगी? डीम्ड इनकम बन जाएगी। आगे चलते हैं, यह इनकम फ्रॉम दी प्रॉपर्टी इन इंडिया, इंडिया में कोई प्रॉपर्टी है उससे जो इनकम आएगी वो भी हमारी डीम्ड इनकम बन जाएगी। इनकम फ्रॉम द ट्रांसफर ऑफ कैपिटल एसेट इन इंडिया, कैपिटल एसेट है वो शेयर भी हो सकते हैं कैपिटल एसेट, उसके ट्रांसफ़र से कुछ इनकम कमाई है तो वो भी आपकी डीम्ड इनकम बन जाएगी। इनकम फ्रॉम द बिजनेस कनेक्शन इन इंडिया, बिजनेस कनेक्शन है इंडिया के अंदर, बिजनेस कनेक्शन इंडिया के अंदर, तो वो भी इनकम सारी आपकी डीम्ड इनकम बन जाएगी। डीम्ड इनकम एक्री और राइज इन इंडिया बन जाएगी। एक्सेप्ट कौन से केसेस हैं बिजनेस कनेक्शन में? एक एक्सेप्शनल केसेस है 3, कौन से हैं? परचेज इन इंडिया फॉर द एक्सपोर्ट पर्पज़ के लिए कुछ भी परचेज़ किया है तो वो नहीं मानेंगे। परचेज़ किया है लेकिन फॉर द एक्सपोर्ट पर्पज़ किया है। दूसरा है हमारा
ये किस केस में है? नॉन रेजिडेंट के केस में है। उसके बाद क्या है हमारा कलेक्शन ऑफ न्यूज़ फॉर द ट्रांसमिशन आउटसाइड इंडिया, उस केस में भी इसको नहीं मानेंगे। और शूटिंग ऑफ द फिल्म फॉर द ट्रांसमिशन आउटसाइड इंडिया, शूटिंग ऑफ फिल्म, कलेक्शन ऑफ न्यूज़ फॉर द ट्रांसमिशन आउटसाइड इंडिया, परचेज इन इंडिया फॉर द एक्सपोर्ट पर्पज़, तो इस केस में वो हमारा क्या नहीं मानेंगे, इसको नहीं मानेंगे, इसको डीम टू बी एक्टिव इन इंडिया नहीं मानेंगे इस केस में। सेक्शन 9 का फाइनल आ जाओ जरा, ये रेजिडेंशियल स्टेटस वाला सेक्शन 6 के अंडर आता है, इतना ध्यान रखना, ठीक है। अब सेक्शन 9 के ऊपर आ जाओ। सेक्शन 9 क्या कहता है कि हमने मतलब गवर्नमेंट ने या फिर प्राइवेट किसी अदर देन गवर्नमेंट ने, अगर गवर्नमेंट ने कोई लोन ले रखा है, नो हाउ ले रखा है या टेक्निकल सर्विस ले रखी है आउटसाइड इंडिया से, कोई लोन, नो हाउ या टेक्निकल सर्विस ले रखी है आउटसाइड इंडिया से, और उसके बदले में वो इंटरेस्ट पे करती है, लोन के बदले में इंटरेस्ट पे करती है, नो हाउ के बदले में रॉयल्टी पे करती है, या फिर टेक्निकल सर्विस के बदले में फ़ीस पे करती है उस बंदे को जो आउटसाइड इंडिया है। अब वो चाहे वो चीज़ जो तुमने ये लोन, नो हाउ या टेक्निकल सर्विस यूज़ किया है इंडिया में या फिर यूज़ किया है आउटसाइड इंडिया में किया है, उसको मान लेंगे डीम टू बी अराइज इन इंडिया मान लेंगे, और उसके ऊपर टैक्स लगेगा, इस बंदे के ऊपर टैक्स लगा ही देंगे, चाहे वो इंडिया में यूज़ किया है उस सर्विस को, उस लोन को, चाहे वो बाहर किया है, उसको डीम टू बी एक्टिव अराइज इन मानेंगे और उसके ऊपर टैक्स लगेगा, ठीक है। लेकिन अगर यही सर्विस लोन, नो हाउ या टेक्निकल सर्विस किसी अदर देन गवर्नमेंट ने ले रखी है, मान लो रिलायंस ने ले रखी है, और उसके बदले में वो इंटरेस्ट, रॉयल्टी या फ़ी पे कर रही है उस बंदे को जो बाहर बैठा है, तो उस केस में टैक्सेबल तभी बनेगी जब लोन, नो हाउ या जो टेक्निकल सर्विस है उसको यूज़ किया है इंडिया में। अगर उसको यूज़ नहीं किया इंडिया में, बाहर किया है, तो वो टैक्सेबल नहीं होगी, ठीक है। तो ये चीज़ यहाँ देखने वाली है। धन्यवाद।